मेरी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। घबराहट सी हो रही थी। ये फैसले की घड़ी थी। अगर आज मैं राहुल के साथ घर से भागकर न जा सकी तो फिर कभी भी नहीं जा सकूंगी। इस वक्त का महीनों से मुझे और राहुल को इंतजार था। आज तो जाना ही होगा। एक तरफ माँ का स्नेह तो दूसरी ओर राहुल का प्यार भरे सुखद जीवन का वादा। राहुल की जिद पर ही मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। ऐसे फैसले में किसी और की राय भी तो नहीं ली जा सकती थी। मुझे मालूम है कि मेरी भोली माँ शायद ही ये सदमा सहन कर पाए, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी। दिसंबर महीने की 30 तारीख की बेहद ठंडी रात। 1:30 बज रहा था। समय काटना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। एक एक पल एक एक सदी की तरह कट रहा था। मैं सोच रही थी कि आज मैं जिंदगी के उस चौराहे पर खड़ी हूँ जहाँ से मुझे अपने लिए एक नई राह चुननी है। एक तरफ प्यार भरे जीवन का अनंत आकाश था तो दूसरी तरफ माँ का ममता से भरा हृदय। मुझे ही ये तय करना था कि अपना सारा जीवन राहुल को सौंप दूं या माँ की इच्छाओं का सम्मान कर उनके बताए लड़के से शादी कर लूं। यूं तो अक्सर बेटियां माँ बाप के कहने से अपना जीवन एक अनजान लड़के को सौंप देती हैं, लेकिन कुछ ही साहसी लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो खुद अपना जीवन साथी चुनती हैं। मैं विचारों के संसार में खोई हुई थी। मेरा पूरा घर अंधकार में डूबा हुआ था। सिर्फ मेरे कमरे में टेबल लैंप जल रहा था, जिसकी रोशनी में राहुल के प्यार भरे खत को मैं कई बार पढ़ चुकी थी। लिखा था, मेरी जीवन संगिनी सोनिया, कल रात ठीक 3 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। बिल्कुल भी घबराना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राहुल। और भी बहुत कुछ लिखा था जो मुझे रोमांचित करने के लिए काफ़ी था। कल दोपहर की ही तो बात है जब हम दोनों कॉफ़ी हाउस में बैठे उस संसार को सजाने की बात कर रहे थे जो हमारे लिए एक सुंदर सपने के एहसास जैसा था। सारी प्लानिंग हो चुकी थी, बस अब उसे साकार रूप देना ही बाकी था। राहुल की ही सलाह पर मैंने उन सारे रुपयों और जेवरों को सूटकेस में रख लिया था जो माँ ने बड़े जतन से मेरे दहेज के लिए संभाल कर रखे थे। राहुल के कहे हुए शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। ताकतवर होने के लिए अपनी शक्ति पर भरोसा रखना जरूरी है। उन लोगों से कमजोर और कोई नहीं होता जिन्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं होता। मैंने पूछा था, राहुल हम भागकर कहाँ जाएंगे? तो बड़े आत्मविश्वास से उसने कहा था, तुम मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ ये तुम सोच भी नहीं सकती। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने सोच लिया है कि मुझे अब अपना सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही बिताना है। इस दुनिया की सारी खुशियाँ मैं तुम्हारे कदमों में लाकर बिछा दूंगा। और मेरा मन उसकी इन सारी बातों पर विश्वास कर रहा था। मैं मंत्रमुग्ध से उसे देखे जा रही थी। राहुल से मिलकर जब मैं घर वापस आई तो माँ ने मुझसे कहा, बेटी तुम्हारे मामा एक लड़के को देख आए हैं। वो हर तरह से तुम्हारे लायक है और इसी रविवार को आ भी रहा है तुमसे मिलने के लिए। हम सभी तुम्हारी शादी के लिए चिंतित हैं और पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। पर मैं राहुल के सम्मोहन में इस कदर जकड़ी हुई थी कि माँ की हर बात मेरी समझ से परे थी। मैंने साफ कह दिया माँ से कि मैं शादी अपनी मर्जी से ही करूँगी। जब मैंने उन्हें राहुल के बारे में बताया तो माँ ने साफ इनकार कर दिया। इस बात पर माँ से बहुत झगड़ा भी हुआ मेरा, पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही और गुस्से में मैंने घर से भागने की धमकी भी दे डाली। आखिरकार माँ समझ गई कि मुझ पर एक नासमझ जिद सवार है और ये जिद किसी दूसरी बात को अपने आगे टिकने नहीं देगी। माँ ने फिर कहा, जिसके भरोसे तुम ये घर
और मुझे छोड़कर जाने की बात कर रही हो। कम से कम उसे और उसके प्यार को एक बार जांच परख जरूर लेना। ये मेरी अंतिम सलाह है बेटी। माँ के स्वर नम पड़ गए थे। मैंने लापरवाही से कहा, मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, राहुल को अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा विश्वास है। धोखा वही खाते हैं बेटा जो विश्वास करते हैं। ये कहते हुए माँ रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब फैसले की घड़ी नज़दीक आ चुकी थी। मैंने टाइम देखा तो 2:15 हो चुके थे। मैंने सोचा अब चलना चाहिए। धीरे से लैंप बुझाया। बिना आवाज़ किए बाहर आंगन में आई तो नीले आसमान में तारे ही तारे छिटके हुए दिखाई दिए। आसमान नाचते मोर के पंख जैसा लगा। ठंडी हवा का एक झोंका मेरे बदन से आ टकराया। इस झोंके की परवाह न कर मैं आंगन पार कर घर का मुख्य दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि दिल की गहराइयों से आवाज़ आई, ये क्या कर रही हो सोनिया? क्या यही हमारे परिवार के संस्कार हैं? क्या होगा मेरे इस परिवार की इज्जत का? पर दूसरे ही पल एक आवाज़ और आई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है। मेरी अंतरात्मा ने फिर मुझे समझाना चाहा, तुमने कभी अपने पिता को तो नहीं देखा क्योंकि वो तुम्हारे बचपन में ही चल बसे थे, लेकिन माँ ने तुम्हें कैसे पाला, क्या ये भी तुमसे छिपा है? नहीं, मुझे सब पता है, लेकिन ये भी सच है कि जब बच्चे समझदार हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह के कदम उठाने का पूरा अधिकार होता है। शायद ऐसा ही राहुल भी सोचता है। इस विचार की पुष्टि में मेरा मन मेरे साथ खड़ा था। अब ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं है सोनिया, राहुल तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। चलो जल्दी करो। मन के अंदर से इस आदेश की आवाज आई। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है सोनिया। जो चीज गलत है उसे चाहे जिस तर्क के लिबास में लपेटा जाए वो गलत ही रहेगी। दिमाग बोल रहा था। कल क्या होगा तुमने सोचा है कभी? क्या होगा? जग हंसाई होगी। लोग तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे खानदान पर इल्जाम लगाएंगे, अनाप शनाप बातें कहेंगे, कहेंगे लड़की भाग गई। तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे सदा के लिए बंद हो जाएंगे। सोनिया, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। अभी भी वक्त है, मत जाओ। अभी घर की बात घर में ही है। मुझे अपना सिर भारी सा लगने लगा। मन और दिमाग के इस सवाल जवाब की बहस से मैं परेशान होने लगी। मुझे लगा कि अगर और ज़्यादा देर तक सोचती रही तो शायद फिर मैं कभी भी राहुल के साथ न जा सकूंगी। मैंने अपने सिर को जोर से झटका देकर विचारों से मुक्त होने की नाकाम कोशिश की और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर गली में आ गई। गली पूरी तरह सुनसान थी। मुख्य सड़क पर आई तो एक ऑटो वाले ने मेरे हाथ में सूटकेस देखकर ऑटो रोक लिया। मैं ऑटो में बैठी और उसे रेलवे स्टेशन चलने को कहा। ऑटो ने रफ्तार पकड़ी। धीरे धीरे शहर छूट रहा था। शहर क्या छूट रहा था, माँ छूट रही थी। मेरा अतीत छूट रहा था। वो गलियां छूट रही थीं जहां मैंने अपना बचपन गुजारा था। मैंने आंखों से बहते आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश की। मैं सोच के समंदर में डूबती उतरती रही। तभी रेलवे स्टेशन दिखाई दिया। ऑटो रुका, मैं उतरी। तभी अंधेरे में राहुल प्रकट हुआ। उसको देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा था। उसने ही ऑटो के पैसे दिए। मेरा सूटकेस हाथों में लेकर वो तेज चाल से प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा। मैं भी उसके पीछे पीछे तेज कदमों से चलने लगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचकर उसने एक बेंच के पास सूटकेस रखकर कहा, बैठो। मैं ठीक से बैठ भी नहीं पाई थी कि उसने फिर कहा, सब ठीक है ना? मैंने हाँ में सिर हिलाया। वो कुछ देर चुप रहा। शायद उसका चुप रहना उससे ही सहन नहीं हुआ। वो फिर बोला, गाड़ी 1 घंटा लेट है। मैं कुछ नहीं बोली तो उसने कहा,
अभी आता हूँ। वो दौड़कर 2 कॉफ़ी ले आया। हम दोनों ने खामोशी से कॉफ़ी पी। उसने धीरे से प्यार भरे लहजे में पूछा, रुपये जेवर तो साथ ले आई हो ना? उसके ऐसा पूछते ही अचानक माँ की अंतिम सलाह मेरे दिमाग में कौंधी। सहसा मेरे मुंह से निकल गया, नहीं राहुल, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। मैं कुछ भी साथ नहीं ला सकी। क्यों? लॉकर की चाबी माँ ने जाने कहाँ रखी थी। दिन भर ढूंढती रही, मिली ही नहीं। ये सुनकर राहुल का गोरा खूबसूरत चेहरा गुस्से से सुलग उठा। अचानक वो बिफर उठा। उसका इस तरह बिफरना मेरे लिए बहुत अजीब था। वो पहले तो धीरे धीरे बोल रहा था, फिर उसका दिमाग असंतुलित हो उठा और वो अचानक गुस्से से चीखने सा लगा। क्यों आई हो खाली हाथ? क्या होगा परदेश में बिना पैसे के? कितने दिन से मैं तुम्हें समझा रहा था। और जाने क्या क्या वो कहता चला गया। उसे इतना असहज होते मैंने पहली बार ही देखा। मैंने कहा, पहले मेरी बात भी तो सुनो। मैंने प्यार से उसका हाथ पकड़ना चाहा तो उसने गुस्से से मेरा हाथ झटक दिया। वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार न था। मैंने उसके गुस्से के सागर में एक भंवर उठते देखा जिसमें मुझे अपने डूबने का खतरा नजर आया। मैंने सोचा, सच बता ही दूं कि मैं तुम्हारे अनुमान से भी कहीं ज्यादा रुपये और जेवर लेकर आई हूं। लेकिन तभी मेरे मन ने कहा, ठहरो, पहले इसे परख तो लो। और मन का कहा मानकर मैं चुप ही रही। राहुल गुस्से में मुझे न जाने क्या क्या कहता रहा और मैं चुपचाप सुनती रही। मैं जिस राहुल को जानती थी ये तो वो बिल्कुल नहीं था। मेरे लिए तो वो पत्थर का नहीं, जीता जागता देवता का रूप था। लेकिन आज मुझे वो पत्थर से भी ज्यादा कठोर लग रहा था। मुझे आज पहली बार अपनी पसंद पर दुख हुआ। सोचा, क्या मेरा चुनाव सही था? मुझे अपने चारों ओर अंधा गहरा जंगल सा महसूस हुआ जिसकी सभी राहें मानो गुम हों। मुझे मेरी ही निराशा घायल कर रही थी। प्यार का सागर मानो कुछ पलों में ही सूख गया था। राहुल बहुत देर तक कुछ सोचता रहा, फिर जल्दी से बोला, सुनो सोनिया, मैं बिना पैसे के इस शहर से एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता। अगर तुम मेरा प्यार और जीवन भर का साथ चाहती हो तो कल इसी समय इसी ट्रेन से चलेंगे, पर इस बार पूरी तैयारी से आना। मैं टिकट कैंसिल करवाकर कल का रिजर्वेशन करवा लेता हूं। पर अब राहुल की पोल खुल चुकी थी। मैं समझ चुकी थी कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। अब मैं उसकी बातों के सम्मोहन से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी। मैं भी राहुल को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैं खामोशी के दामन को ओढ़कर अपने में ही दुबक कर रह गई। मैंने सोच लिया कि ऐसे जीवन साथी के साथ जीवन काटना मुश्किल ही नहीं, असंभव होगा। वो न जाने क्या क्या बड़बड़ाता रहा और अचानक झुंझलाकर तेजी से चला गया। उसके जाते ही मैंने एक गहरी सुख की सांस ली। अब मेरा मन शांत होकर एक तूफान के गुजरने के बाद की शांति महसूस कर रहा था। मुझे लगा कि दुनिया में कहीं जगह हो या न हो, लेकिन अभी भी मेरे लिए एक ऐसी छत है जिसके नीचे मेरा एक कमरा और उस कमरे में मेरा बिस्तर है जो अभी भी मेरा इंतज़ार कर रहा है। मेरी माँ अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं अभी भी इतना दूर नहीं आई थी कि मेरा लौटना असंभव होता। मैं मन ही मन हंसी और सधे हुए कदमों से रेलवे स्टेशन से बाहर आई। कब मैंने ऑटो किया, कब बैठी और कब घर वापस आई, मुझे बिल्कुल याद नहीं। हाँ, मुझे इतना ज़रूर याद है कि माँ के तकिए के नीचे से धीरे से चाबी निकालकर लॉकर में सारे जेवर और रुपये अपनी जगह वापस रखकर मैं अपनी माँ के बिस्तर में उनके ऊपर हाथ रखकर सुकून से दुबक गई। अब मुझे इंतज़ार था आने वाले रविवार का और मुझे देखने आने वाले उस लड़के का
जो निश्चित रूप से मेरा जीवन साथी होगा, ऐसा मुझे विश्वास है।